गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने में एक बड़ी बाधा पार हो गई। जीएसटी काउंसिल ने बाकी बची हुई चीजों पर भी जीएसटी की दरें तय कर दी हैं। सोने पर जीएसटी की दर 3% तय की गई है, जो आशंका से कम है। वहीं कपड़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होनी तय लगती है। कॉटन कपड़ों और यार्न पर टैक्स अब 0 के बजाय 5% लगेगा। वहीं 1000 रुपए से ज्यादा के ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी दर 12% हो गई है। वित्त मंत्री ने जीएसटी पर कई कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। ट्रांजिशन स्टॉक के नियमों को मंजूरी दे दी है। वहीं मुनाफाखोरी की शिकायतों के निपटारे के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जीएसटी पर सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं या अभी भी सफाई आनी बाकी है? क्या जीएसटी से महंगाई बढ़ने का खतरा खत्म हो गया है? जीएसटी पर आज की बड़ी चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं वित्त मंत्री क्या कहते हैं। Taxing gold at 3%. Gold and gold jewelry. Gold and gold jewelry therefore will be 3%. It was decided that those packaged items which are sold under registered trademarks, because they are sold at a much higher price and bought by a different level of customers, would carry a GST rate of 5%. We decided to tax footwear in 2 categories rather than these 4 existing categories. Less than rupees 500 if a footwear cost, which is for the common man, which is today 9.5%, has been brought down to 5%. And all other 3 categories have been taxed at 18%. तो जीएसटी पर आज की हमारी चर्चा में हमारे एक मेगा पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राहुल मेहरा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा, खेतान एंड कंपनी के पार्टनर इनडायरेक्ट टैक्स अभिषेक रस्तोगी, वामन हरिपेठे ज्वेलर्स के डायरेक्टर आदित्य पेठे, वी मार्ट के सीएफओ आनंद अग्रवाल। थोड़ी देर में हमारे साथ पार्ले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मयंक शाह भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आदित्य पेठे साहब आपसे जानना चाहेंगे, एक सेक्टर जो लगता है, एक इंडस्ट्री जो कि खुश होगी आज के इन तमाम निर्णयों से, क्या कहते हैं आप? नहीं, वी आर वेरी हैप्पी कि द रेट हैज़ बीन फिक्स्ड एट 3%. ऐसी चर्चा चल रही थी कि मे बी इट विल कम 5%, बिकॉज ज्वेलरी जो सेक्टर है, इट इज़ देयर इज अ स्टिल ऑफ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. सो आई थिंक अभी भी अगर आप देखेंगे तो टैक्स वैसे भी अराउंड 2 to 2.5% है. तो वैसे अगर देखेंगे तो इट हैज गॉन अप ओनली बाय 0.5%. एंड जैसे मैंने कहा नहीं, अगर आप उसमें क्रेडिट भी लें तो कुछ एक्सपर्ट तो में ये कह रहे हैं कि घट के 1.5% हो जाएगा, तो आप तो शायद कुछ रेट घटाएंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि घट के कुछ रेट घट जाएगा. बट एनीवे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो ये बहुत बेटर हुआ है, ऐसा हमको लगता है. और ओवरऑल जो हमारा जो इंडस्ट्री विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड जितना अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है वो दे विल ऑल्सो बी एनकरेज टू ज्वाइन इन द मेन स्ट्रीम. ओवरऑल मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड टैक्स स्ट्रक्चर एंड आई एम पर्सनली क्वाइट हैप्पी. ऑफकोर्स थोड़ा और भी कम होता था तो अच्छा रहता था, बट 5% और this 3% I think is very healthy step and it's a welcome move by the government. Okay, तो अभिषेक आपको क्या लगता है, कुछ सस्ता हो रहा है या कुछ महंगा हो रहा है, ऐसा क्लियर दिखता है? देखिए, पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 6 चीजों पर रेट फिक्स हो गया है एंड जीएसटी डेडलाइन फिक्स हो गई है 1 जुलाई. सो बहुत सर्टेनिटी आ गई है. अब अगर देखा जाए तो फुटवेयर की बात करते हैं. सबसे पहले अगर फुटवेयर को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखने की होगी क्लासिफिकेशन में कि क्या फुटवेयर केवल वैल्यू के बेसिस पर डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया है या कोई और भी ऐसी चीज है कि लेदर, नॉन लेदर, प्लास्टिक, मोल्डेड. अगर वो नहीं होता है और केवल वैल्यू के बेसिस पर है तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा. इंडस्ट्री तो की जानकारी मिली कि 500 से कम वाले 5% और उसके ऊपर 18%. हाँ जी, एक्चुअली 5% और 18% में थोड़ा गैप ज्यादा हो गया है, क्योंकि अगर कोई फुटवेयर केवल 501 का होगा तो उस पर इंपैक्ट केवल 13% एक्स्ट्रा रेट का लगेगा. सो आई थिंक वो शायद 12% 500 से 600 रुपए के बीच में आपको कोई जूते नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये. सो 499 के मिलेंगे या फिर सीधा. बिल्कुल. लेकिन वहां पे जो वित्त मंत्री जी ने साफ किया कि उनकी कोशिश है कि फिटमेंट रखा जाए जो सबसे नजदीकी हो, और उसके हिसाब से ऊपर वाली तमाम कैटेगरीज पे उन्होंने बताया कि दरअसल रेट 20 से 30% के बीच थे. तो कम ही होंगे, बढ़ेंगे तो नहीं? कम ही होंगे, रेट कम ही होंगे. और
बहुत ही साइंटिफिक वे में रेट्स को आई थिंक आज डिक्लेयर किया है। अगर आप स्पेशली देखेंगे गोल्ड पर केवल बात हो रही थी 4% एंड 5% की, एंड अगर गोल्ड 4 या 5% में जाता तो बहुत ही इंडस्ट्री के लिए ये खराब चीज होती। आज गोल्ड को 3% करना एक कैटेगरी एक्स्ट्रा बनाई है, मगर आई थिंक सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्वेलरी तो महंगी नहीं होगी, ज्वेलरी महंगी नहीं होगी। केरला जैसी स्टेट्स है जहां पर 4% रेट था पहले, और बाकी सारी स्टेट्स थी जहां पर रेट कम था, 2% से कम रेट था, तो उसको देखते हुए आई थिंक 3% एक बहुत ही अच्छा। केरला की मांग थी कि 5 किया जाए, केरला की मांग थी कि 5 किया जाए, बट वो आई थिंक सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। एंड देखिए, गोल्ड को समझने की बहुत एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्ड एक लग्जरी प्रोडक्ट है रिच के लिए, बट आज भी बहुत मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए एक स्टेबिलिटी प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग अपनी स्टेबिलिटी के लिए सेंसिटिव ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो दैट वक्त पड़ने पे काम आएगा। बिल्कुल। तो जेम्स एंड ज्वेलरी अगर आप कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या केरला में शायद सस्ती होगी। फुटवेयर भी मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फुटवेयर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपड़ों का क्या होगा? कपड़ों पर एक्चुअली थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। 12% एक डिसेंट रेट है, बिकॉज देखा जाए तो स्टैंडर्ड रेट 12% एंड 18% है। अगर 18% जाता तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नुकसान होता सेक्टर को, एंड इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी। आई थिंक 12% फिर भी एक अच्छा रेट इसलिए है क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो कुछ स्टेट्स में वैट 5 to 6% के बीच है, और एक्साइज ड्यूटी लेस देन 2% है, 1.22% का रेट है। सो इफेक्टिव रेट आज भी कुछ अबाउट 7 to 8% के बीच आता है। और आने वाले टाइम में हर चीज का क्रेडिट मिलेगा, कैपिटल गुड्स हो, सर्विसेज हो, और कोई भी रॉ मटेरियल एटसेट्रा जो इसको रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने के लिए यूज हो रहा है, उस सब का क्रेडिट मिलेगा, तो क्रेडिट पूल बढ़ेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अच्छा है। और अगर 18 होता तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान होता। अभी 2-3% का इंपैक्ट पड़ना चाहिए। कि आपको लगता है कि दाम बढ़ाने पड़ेंगे? मेरा ये सोचना है, आई एग्री विद अभिजीत के एक ऐसा है कि अगर 18 आता था तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाती थी, तो उसको देख के नज़र में रखते हुए 12 हुआ तो हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो 18 तो नहीं हुआ। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग सो मच अबाउट द रेट्स, बट हमने पिछले काफ़ी दिनों से गवर्नमेंट से ये रजूआत की थी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिस्टोरिकली इतनी ज़्यादा फ्रैगमेंट्स में डिवाइड की गई थी। यान पे एक रेट था, किसी पे सेगमेंट में नहीं था, तीसरे में 5% था, किसी में एक्साइज ड्यूटी था, तो इतने सारे डिविजन्स बने थे इंडस्ट्री के। ये एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी था गवर्नमेंट के पास कि सारी इंडस्ट्री को एकजुट करे। तो हमारी मांग यही थी कि आप यान लो, कॉटन लो, पॉलिएस्टर लो, ब्रांड लो, अनब्रांडेड लो, 1000 रुपया लो या 500 रुपया लो, एक रेट करो, ताकि ये एग्जीक्यूशन में मैल प्रैक्टिस खत्म हो जाए और कंफ्यूजन कम हो जाए। क्योंकि मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंप्लायंस लेवल आज बहुत लो है। तो काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे कि जो फर्स्ट टाइम टैक्स नेट में आएंगे, तो उनके लिए जितना सिंप्लीफाइड रेट स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस अगर आप रखेंगे तो कंप्लायंस के चांसेस ज़्यादा है। और जो आज आदमी आज टैक्स नहीं भरता है, उसको आप बोलोगे कि आप 12% भरो, तो साइकोलॉजिकली एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इसलिए मैं ये अभी भी, जैसे वित्तमंत्री ने बताया कि कुछ इश्यूज पे वापस चर्चा हो सकती है, मैं उनको यही कहूँगा कि आप एक रेट कीजिए। ये इतने सारे अलग अलग रेट्स हैं, वो आप मत नहीं। वो तो एक्चुअली अगर आप देखें, इस चर्चा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ब्रॉड जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की सरकार कोशिश करे उस पर बात करेंगे कि आप इतनी ज़्यादा हर एक चीज़ को कॉम्प्लेक्स क्यों करते हैं। ये तो अपने आप में एक मुद्दा है। जीएसटी का मतलब था कि एक रेट होगा ताकि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और सबको क्रेडिट मिलेगा। तो लेकिन इसमें पहले से ही बहुत सारे सेगमेंट्स बन गए हैं। अब उन सेगमेंट्स के अंदर भी आप देखिए ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का एक और फर्क है। रेट को लेकर के आपने फुटवेयर में जैसे कि देखा कि 2 कैटेगरीज बन रही है, तो मामला थोड़ा पेचीदा तो हो रहा है, जैसे कि उम्मीद थी कि नहीं होगा इतना। लेकिन हमारे साथ अब आनंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं वी मार्ट के। मिस्टर अग्रवाल, आपका क्या मानना है, अब तक ये जो सारे डिटेल्स आए उसको देखते हुए आपकी पहली प्रतिक्रिया?
मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मूव है और जो वित्त मंत्री जी ने आज जो बयान दिया है, स्पेशली फॉर अपैरल एंड फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, जहाँ पे उन्होंने 1000 रुपए से नीचे पे जो जीएसटी का रेट 5% पे फिक्स करा है, ये मेरे को लगता है कि लार्जर इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो लार्ज कस्टमर है और जो रूरल इंडिया है जहाँ पे कि मैक्सिमम लोग 1000 रुपए से नीचे का ही कपड़ा खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो अपना वैट का जो रेट था वो 5% ही था, और जीएसटी भी अगर 5% होता है और साथ में अगर कुछ इनपुट क्रेडिट एक्साइज का या सर्विसेज का कुछ मिल पाता है, तो इससे हमें कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। और जो अपैरल स्पेशली फॉर अ कंपनी लाइक वी मार्ट, जहाँ पे 85% ऑफ आवर सेल इज अपैरल, तो काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है हमें। फ़ायदा मिलने की यानी आपको ये लगता है कि आप कुछ दाम घटाएंगे? हो सकता है, डेफिनेटली इन द लॉन्गर रन दिस विल लीड टू सम इजीनेस इन रेट्स एंड वी विल हैव टू इवैल्यूएट वंस एक बार सारे रूल्स और सारी चीजें एक बार क्लियर हो जाएं, तो डेफिनेटली इसका फायदा जो भी होगा, हम हमेशा से बिलीव करते हैं कस्टमर को पूरा फायदा पहुंचाने में, तो हम डेफिनेटली उसको जो भी सही तरीका होगा उसके तरीके से उसको आवाम तक पहुंचाएंगे। तो राहुल जी, ये तो कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि दाम बढ़ेंगे? मेरा ये सोचना है कि कॉस्ट 2 से 3% तक बढ़ेगा। Okay. अब उसका प्राइस में इफेक्ट होता है नहीं होता है, क्योंकि आज भी मार्केट काफ़ी थोड़ा सा ठंडा है, कंपटीशन बहुत है, तो हम जो चाहते हैं उतना प्राइस नहीं लगा सकते। तो प्राइस में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा वो एक इंडिविजुअल प्लेयर की का डिसीजन है, लेकिन जहां तक मेरा कैलकुलेशन है, लेकिन ये एकदम ऑफ द तो जो मैन्युफैक्चरर हैं आपको लगता है उनके लिए दाम बढ़ने वाले हैं? मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरर का कम से कम 2 या 3% प्राइस बढ़ सकता है। ओके, लेकिन रिटेलर के लिए यहाँ पर फायदा है। आनंद, आप देख रहे हैं कि आपके लिए दरअसल सेविंग है। हाँ बिल्कुल, अभी तक जितने रूल्स आए हैं उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि दिस शुड बी अ वेरी गुड बेनिफिट इन डिस्गाइज, एंड मेरे को यही लगता है कि अगर 5% जो कि जनरल कैटेगरी का जो रेट है फॉर लोअर प्राइस्ड गुड्स, तो 5% पे उसको फिक्स करना एक बहुत अच्छा और बहुत ही प्रॉमिसिंग कदम है। तो इससे डेफिनेटली सबको, सारे ही रिटेलर्स को जो कि वैल्यू रिटेल में विश्वास रखते हैं, उनको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए, एंड ना कि सिर्फ रिटेलर्स को बल्कि जो जनरल पब्लिक है उसको भी इससे कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलना चाहिए। ओके, लेकिन अपैरल पे जो बात हो रही थी कि 12% के रेट तय किए गए हैं, मिस्टर अग्रवाल, उसको देख करके आपको क्या लगता है कि इफेक्टिव रेट आपका किसी भी कैटेगरी में बढ़ नहीं रहा है? बहुत कम इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, एटलीस्ट फॉर कंपनी लाइक वी मार्ट, क्योंकि हमारा 85% जो गुड्स हैं वो 1000 रुपए से नीचे के ही हम कपड़ा बेचते हैं। फॉर ब्रांडेड रिटेल, फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग ब्रांड्स जो कि थोड़ा सा कंफर्ट और लग्जरी सेगमेंट में चले जाते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि थोड़ा सा रेट बढ़ने की उम्मीद है, 3-4% का हो सकता हो फर्क पड़े। जैसे कि विंटर गुड्स होते हैं, स्वेटर्स या सूट्स या जैकेट्स, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ों पे जो कि 1000 रुपए के डेफिनेटली ऊपर ही जाएंगे, लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से 80% ऑफ द मार्केट एंड ऑल्सो द रिटेल इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन दैट लोअर प्राइस सेगमेंट, एंड इट्स ओनली दी जो हायर प्राइस गुड्स हैं विच आर मोर सोल्ड फॉर द एफिलुएंट कैटेगरी, उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज होगा, एंड मेरे को लगता है वित्त मंत्री ने उसी को सोच समझ के इस ये रेट तय किए होंगे। चलिए, राकेश बियानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एमडी फ्यूचर रिटेल के। मिस्टर बियानी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या ज्यादातर प्रोडक्ट्स के दाम पे फर्क नहीं पड़ेगा? सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया, आप वापस बोलेंगे? हम अभी बात कर रहे थे अपैरल्स की, और ये राय जो बन रही है हमारे एक्सपर्ट्स की कि वैल्यू सेगमेंट में कम से कम काम करने वाले लोगों के लिए ज्यादातर प्रोडक्ट्स के दाम पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि शायद थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ी सेविंग होगी। जी हाँ, अगर आप इनपुट क्रेडिट को कंसिडर करेंगे तो ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो प्राइसेस कम होंगे ऑन गारमेंट्स, और दूसरा जो जहाँ 12% का रेट आया है वहाँ पे भी, बिकॉज आज की तारीख में एक डिस्टॉर्टेड वैल्यू चेन है, और जैसे कपड़े पे टैक्स नहीं है पर अभी कपड़े पे भी टैक्स आ गया। जब पूरा वैल्यू चेन को पकड़ेंगे और सारे क्रेडिट्स को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से जो प्राइस इंक्रीज की जो डिस्कशन हो रही है वो इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इट कुड गेट बैलेंस्ड आउट,
बट वो थोड़ी फाइन प्रिंट को जाकर डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। बट पर्सनली मेरे हिसाब से आप पूछेंगे तो जो गवर्नमेंट ने जो किया है कि सारा टेक्सटाइल का वैल्यू चेन को टैक्स नेट में लाए हैं, उससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। सो ये तो एक जो प्रकार से जीएसटी को लाया जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एकदम वेलकम डिसीजन है। बिल्कुल बियानी साहब, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बड़ा सेगमेंट ऐसा है जो अब तक इस चेन से बाहर था और पहली बार वो यहाँ पर एंटर हो रहे हैं, उनके लिए ये कंप्लायंस और ये रेट कितने कंफर्टेबल होंगे? देखिए, जो सबसे बड़ा सेक्टर जो बाहर था वो है फैब्रिक्स, कपड़ा। उसके ऊपर में अक्रॉस एवरी टाइप ऑफ फैब्रिक गवर्नमेंट ने खाली 5% ऑफ जीएसटी रेट लगाया है। और जितना डेटा हमने स्टडी किया है, जो एम्बेडेड टैक्सेस हैं आज की तारीख में, यानी कि जो फाइबर पे टैक्स लगता है पर कपड़े पे टैक्स नहीं लगता है, जो एम्बेडेड टैक्सेस है और जो लोकल लेवीज थे, अगर आप सारी चीज को मिला लेंगे तो आज भी इफेक्टिव रेट कपड़े पे 5% के आसपास ही था। खाली फर्क इतना ही है कि नाउ दे हैव टू पार्टिसिपेट, और वो जो पैसा भरेंगे, टैक्स भरेंगे, वो जो आगे जाके जो कंजम्पशन होएगा वो गारमेंट के अंदर में उसकी क्रेडिट उधर भी मिलने लग जाएगी। जो डिस्टॉर्शन चला जाएगा और सारे के सारे एक तरह से आप देखेंगे एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। पहले ऐसा था कि जैसे कि अगर आप साड़ी बनाते हैं तो वो भी एक तरह से गारमेंट, ये पोशाक ही है, पर उस पर टैक्स नहीं था, पर सलवार कमीज पे टैक्स था। ड्रेस मटेरियल पे टैक्स नहीं था, बट कुर्तीज पे टैक्स था। तो वो सारे जो डिस्टॉर्शन थे, वो सारे डिस्टॉर्शन जिससे हट चुके हैं और एक तरह से इंडस्ट्री को फॉर्मलाइज करने का एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। और मेरे हिसाब से आज 5% रेट के ऊपर में कंप्लेन करना ये गलत रहेगा। इंडस्ट्री शुड एक्सेप्ट व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन। गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड ऑल द रिप्रेजेंटेशन। नॉट पार्टिसिपेटिंग इन जीएसटी इज इवन अ बिगर क्लॉज। पार्टिसिपेशन एक्चुअली इज अ बेटर अप्रोच टू टेक। सो आई थिंक इन द लिमिटेड स्कोप जो था गवर्नमेंट के पास में, उस स्कोप में गवर्नमेंट ने बेस्ट बैलेंसिंग एक्ट किया है और इंश्योर किया है कि जो प्राइस इंक्रीज या इन्फ्लेशनरी इफेक्ट नहीं रहे इंडस्ट्री पे। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल बियानी साहब, जिसकी चर्चा आपकी इंडस्ट्री लगातार करती रही है कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर और जो खुदरा दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, उनके बीच में बड़ा डिस्टॉर्शन है ड्यूटी को लेकर, कंप्लायंस को लेकर के। आपको लगता है कि वो दूर होगा? देखिए, मेरे हिसाब से कंप्लायंस, देखिए जीएसटी के अंदर में नॉन कंप्लायंस करना is going to be very difficult, and at times non-compliance is more expensive than being compliant, because non-compliance basically means आप बोल रहे हैं मैं इनपुट क्रेडिट नहीं क्लेम करना चाहता, राइट? और अगर आप हर चीज का इनपुट क्रेडिट छोड़ देंगे, आप प्लीज समझिए कि बिजनेस जब चलाते हैं, कपड़ा बेचने पर जो सर्विसेज जो आप लेते हैं साथ में, वो सारे सर्विसेज से तो 18% का रेट लगना है। नहीं बियानी साहब, अब ये सवाल जो है ना, मैं थोड़ा इन्वेस्टर के एंगल से पूछ रहा हूँ कि रिटेल इंडस्ट्री के ऊपर काफी वक्त से लोगों का बड़ा भरोसा है, फेथ है, लगातार कुछ उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो क्या आपको लगता है कि एक बड़ा बूस्ट आने वाले क्वार्टर्स के अंदर देखने को मिलेगा हमें? देखिए, जिस प्रकार से इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी चलेगा, जैसे सारे दुनिया में हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही है, और वो जितना ज्यादा होएगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या जो सप्लाई चेन है उसके अंदर में जो एफिशिएंसीज आएगी, वो एफिशिएंसी से ही प्राइसेस को मेंटेन किया जा सकता है। उनकी जो आज जो इनएफिशिएंसी है, उसके जो लॉसेस हैं, दैट इज वेयर द प्राइसेस कीप गोइंग अप। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रंट एंड या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही है। जीएसटी मेक्स इट दैट मच इजियर टू अचीव इट, बट इसका ये कहना कि भाई छोटे लोग मर जाएंगे, वो बात गलत रहेगी। आई थिंक छोटे लोगों के पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी है। जो एकदम छोटे हैं, यानी कि 20 लाख या नीचे के जो टर्नओवर करते हैं, उनको एग्जेम्पशन है, उनको अपने वैल्यू एड पे कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जो 50 लाख तक का बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास में कॉम्पोजिशन स्कीम है, आपको इतने रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप खाली 3% का टैक्स भर दीजिए। सो मतलब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। बिल्कुल, तो सभी का ख्याल रखा गया है आप कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी के लिए दिक्कत है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंप्लायंस नहीं करते या नेट से बाहर रहना चाहते हैं। तो ये नतीजा फिलहाल निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया बियानी साहब आपका। उम्मीद यही कि सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, जिसके बाद शायद कहीं कहीं जो लोगों की शिकायत है कि रेट ज़्यादा है, वो भी कम करने का मौका सरकार के पास रहे। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें फिलहाल सस्ती होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं और खास आइटम्स पे नज़र डालेंगे। और साथ ही निवेशक की बात वीके शर्मा के साथ एक ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका एक बार फिर और एक खास जानकारी जो हम आपको देना चाहेंगे। जीएसटी काउंसिल ने एक अहम फैसला किया है। हम सुन रहे थे कई इंडस्ट्रीज की ये शिकायत थी कि जो सामान उनके पास आज पड़ा है, जो इन्वेंट्री उनके पास आज पड़ी है, जो माल खरीद लिया है, अगर वो 1 जुलाई के बाद बिकेगा तो उस पर क्रेडिट कितना मिलेगा। सरकार ने 40% क्रेडिट की बात कही थी वहां पे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है और सरकार ने तमाम लोगों को सुनने के बाद ये फैसला किया है कि किसी भी प्रोडक्ट पे जहां इफेक्टिव जीएसटी 18% या ज्यादा है वहां पर 40 की जगह 60% तक क्रेडिट मिलेगा। और 25,000 रुपए से अधिक कीमत वाले माल पे, ऐसे प्रोडक्ट पे जहां बेसिकली आप शायद वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं, बड़े कंज्यूमर आइटम्स की बात कर रहे हैं, आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, जहां पर 100% तक इनपुट क्रेडिट मिलेगा। दरअसल हसमुख अढ़िया जिस तरह से क्लैरिफाई कर रहे थे, उनका ये कहना था कि जहां पे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे तो वहां पर आप पूरा का पूरा बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे। अभिषेक, कैसे देखते हैं आप इसको? आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज इनिशियली 40% ऑफ क्रेडिट अलाउ किया गया था सीजीएसटी एक्ट में, एंड 40% ऑफ द क्रेडिट जब टर्म यूज किया गया था वो केवल सीजीएसटी पोर्शन के लिए था। रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट्स को भी वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इफेक्टिव रेट ऑफ दैट क्रेडिट कम्स इन द चेन। बट आई थिंक जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप Q4 का रिजल्ट भी देखेंगे तो वो जीडीपी रेट, इफेक्टिव जीडीपी रेट, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट सबका थोड़ा कम हुआ है। एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्टॉक इन हैंड, जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपने रॉ मटेरियल का स्टॉक कम करा है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कम करा है, गोडाउन्स एटसेट्रा में हर चीज का स्टॉक कम हुआ है, क्योंकि सब लोगों को यह लग रहा था कि जीएसटी के बाद जो टैक्स कैस्केडिंग है वो कम होगा, तो हर चीज का स्टॉक कम करा जाए। सो आई थिंक इस क्वार्टर के लिए, अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए ये अनाउंसमेंट काफी पॉजिटिव है, मार्केट पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो जून के बाकी दिनों में अब थोड़ा बिजनेस लाइन पे आएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे जो मुद्दा नजर आ रहा है, जो हसमुख अढ़िया बता रहे थे, हमने सुना, वो ये कह रहे थे कि अब कैसे जानेंगे कि यही वो आइटम है। तो उन्होंने कहा कि अब जो वाइट गुड्स हैं, फ्रिज के पीछे उसका एक यूनिक नंबर है, आप उसको पहचान सकते हैं कि ये वही प्रोडक्ट है जो फला तारीख को फैक्ट्री से निकला था, लेकिन हर एक शर्ट पे ऐसा यूनिक नंबर नहीं होता, तो वहाँ पर आप उतना क्रेडिट नहीं दे सकते। तो कुछ मामलों में जहाँ पर मुमकिन है वहाँ पर ये किया गया है। बहुत ही अहम डिमांड थी इंडस्ट्री की जो पूरी हुई है। एक अच्छी खबर वीके शर्मा साहब। बिल्कुल खबर है, और इससे बड़ी खबर तो ये है कि जो ये झंझट है, गोल्ड का रेट तय होगा कि नहीं होगा, कि ये एक और मीटिंग करनी पड़ेगी, खासकर ये देखते हुए कि अंत तक मीटिंग के थोड़े समय के पहले भी गोल्ड पे चर्चा शुरू नहीं हुई थी मीटिंग के अंदर। तो उस दृष्टि से ये जो सब कुछ तय हो गया है, ये मार्केट्स के लिए बहुत ही सकारात्मक है, और यहाँ पे मार्केट्स ऊपर की ओर ही जाएंगी। और खासकर ये देखते हुए कि जो एम्बिएंट एटमॉस्फेयर पहले ही बन चुका है अमेरिका के अंदर, जॉब रेट जो फ्राइडे को जॉब रेट्स आए वो अच्छे नहीं थे, तो वहाँ पे एम्बियंस और अच्छा हो गया है। और हमारे यहाँ पे भी जो आरबीआई है वो भी थोड़ा इस हद तक थोड़ा अपना जो कंजूसीपन है उसको थोड़ा कम करेगा और थोड़ा सा दया की दृष्टि से शायद इंडस्ट्री को देखेगा, ऐसा हमें लगता है। तो जो एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी जो छवि है वो इन्होंने हमारे जो मिस्टर जेटली ने दे दी कि अब वो क्लियरेंस जिस तरह से दे दिया है, तो अब यहाँ से किसी प्रकार की कोई शक नहीं कि 1 जुलाई से ये चीज़ लागू होगी और मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा, और हम बहुत ही जल्द 9800 का लेवल निफ्टी के ऊपर देखेंगे। ओके, तो आप फिलहाल पूरी तरह बुलिश है और सारी खबरें अच्छी हैं। जीएसटी लागू हो रहा है, वक्त पे लागू हो रहा है, बाजार को इससे बड़ा रिफॉर्म कोई और हो पाएगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे लगता है फाइनली हम कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के इस पूरे पहले 5 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अहम रिफॉर्म था जो बिल्कुल ट्रैक पर है। बाजार इतना ही देखेगा, बाकी छोटी छोटी चीजें शायद इग्नोर करेगा। लेकिन मयंक शाह हमारे साथ जुड़े हैं पार्ले के। मयंक, आप लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो कम दाम वाले बिस्किट हैं उन पर टैक्स घटाया जाए। वित्त मंत्री ने तो बाकायदा आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो 20% का टैक्स लगता है, वो तो कम कर रहे हैं। हेलो। हाँ मयंक जी। हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मयंक? हाँ, सॉरी, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? हाँ, ये बिस्किट, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन प्लीज। सस्ते बिस्किट के मामले में वित्त मंत्री जी ने कैलकुलेशन करके बताया कि दरअसल आज की तारीख में इफेक्टिव टैक्स रेट 20% से ज्यादा है। हाँ। और वो तो दरअसल टैक्स घटा रहे हैं। तो क्या आप सहमत हैं और खुश हैं? नहीं, ये इफेक्टिव टैक्स रेट जो बता रहे हैं उसमें कई सारी चीज है, जैसे कि
नहीं, उसमें वो नहीं है। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी भी है जैसे कि ही इज़ नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन और ही हैज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन द सेनवेट पार्ट एंड स्टफ लाइक दैट। तो जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है और वो, पर अगर हम इफेक्टिव टैक्स रेट देखें, जैसे कि अगर आपको वैट मिलता है और आप जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसमें आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वैट के अगेंस्ट में, आप इफेक्टिव अगर टैक्स रेट देखेंगे वैट के 12.5% या 14.5% या जो भी डिपेंडिंग ऑन स्टेट वैट होता है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट तकरीबन 8 से 8.5% के आसपास आता है, जो अब बढ़ जाएगा। और अगर हम महंगे वाले बिस्किट देखते हैं, 100 रुपया प्रति किलो से ज्यादा के बिस्किट, उनका इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो रहा है। सो हमारा मतलब इंडस्ट्री का ये जो मानना है वो ये है कि आपने हो सकता है सारे बिस्किट पे मिला के कम किया हो, पर आपने ये किया है कि आपने जो एक टैक्स आपका जो कलेक्शन है, जो राजस्व कलेक्शन आपका जो है वो बचाने के चक्कर में शायद यू हैव टैक्स्ड पुअर मोर, इफेक्टिव टैक्स ऑन पुअर वुड बी मोर नाउ। गरीबों पे ज्यादा टैक्स होगा, जबकि बिस्किट्स व्हिच आर अबव 100 रुपीस पर केजी उस पे टैक्स रेट कम होगा। आप कह रहे हैं पार्ले जी महंगा हो जाएगा मैंग? अभी ये तो देखना होगा हम। हाँ, हो सकता है, चांसेस है, उसके अच्छे खासे चांसेस है कि ये महंगा हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जो आज तक कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आई मीन वन ऑफ द रीजंस, जो मुख्य उसका कारण यही है कि हमने हमेशा प्राइसेस मेंटेन किए हुए हैं। पर अगर इस तरह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए भी दिक्कत होगी कि हम इस तरह से प्राइसेस मेंटेन कर पाए। तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के अगर इस तरह का टैक्स बढ़ रहा है या जीएसटी की वजह से टैक्स इंसिडेंस बढ़ रहा है, इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इंक्रीज इन टैक्स वो कंज्यूमर को पास ऑन होगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ेगी पूरी, अगर आप इस टैक्स के बढ़े हुए दर को कंसिडर करें? सी, अब वो वर्किंग हमको करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट वी वुड हैव टू वर्क आउट, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्टेड। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि 18 या 18% जीएसटी लागू होगा बिस्किट्स पे। इवन करंटली अगर आप देखें तो बिस्किट्स जो 100 रुपए प्रति किलो से कम है वो ठीक है। और 100 से ऊपर वाले में आपने कहा कि दरअसल बेनिफिट मिलेगा, तो क्या वहां पर दाम घटने की उम्मीद करनी चाहिए? इतना इफेक्टिव, इतना इम्पैक्ट आएगा? आइडियली 100 से ज्यादा के जो बिस्किट्स है उसमें दाम घटने चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाएगा। जो अभी फिलहाल जो भर रहे हो उससे इफेक्टिव टैक्स रेट कम जाएगा, तो आइडियली वहां पर दाम घटने चाहिए। ओके, तो बिस्किट भी सस्ते होने चाहिए, ऐसी उम्मीद यहाँ पे। लेकिन पार्ले जी नहीं, जो सस्ते बिस्किट है वो नहीं, 100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा महंगे वाले जो बिस्किट है वहां पर ड्यूटी दरअसल कम हुई है, तो वहां दाम बढ़ने की उम्मीद कीजिए। तो कई सेक्टर्स से अच्छी खबर आ रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। तो जीएसटी से अब बदलेगी जिंदगी, क्योंकि अब जीएसटी के दायरे में पूरा देश आएगा। बहुत सारे कारोबारी, बहुत सारे बिजनेसेस, आपके आसपास चलने वाली कई दुकानें, कई ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो अब तक कोई भी कर नहीं भर रही थी, अब हर किसी को टैक्स देना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको अब हर माल पे बिल मिलेगा, और बिल ना लेने पे या कच्चा बिल लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन साथ ही अगर कहीं दाम बढ़ते हैं तो वहां भी आप जरूर तैयार रहिए और नजर रखिए कि कहीं भी आपसे ज्यादा पैसे वसूल ना किए जाएं, क्योंकि अब तक हमारी जो बात हो रही है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज का यह मानना है कि दाम नहीं बढ़ेंगे। अनब्रांडेड कपड़े कुछ सस्ते हो सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े शायद थोड़े से महंगे होंगे, वहां पर आपको थोड़े पैसे ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं, लेकिन जूतों के दाम भी कुल मिलाकर घटने चाहिए। बिस्किट, जो सस्ता बिस्किट है ग्लूकोज बिस्किट, वो शायद थोड़ा सा महंगा हो जाए, लेकिन जो महंगे बिस्किट हैं वो ज्यादातर कैटेगरी, जो ज्यादातर तरीके के बिस्किट, अगर आप ग्लूकोज को छोड़ दें तो उन सभी के सस्ते होने की उम्मीद की जा रही है। और ज्वेलरी भी, गहने भी महंगे नहीं होंगे, सस्ते हो सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको राहत मिल सकती है, थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो कुल मिलाकर हमारी जो बात हुई है अलग अलग सेक्टर से अब तक, उससे ऐसा लगता है कि आपके लिए दाम घटने के काफी ज्यादा मौके हैं। महंगाई बढ़ने का डर जो था वो फिलहाल यहां दिखाई नहीं दे रहा है। आनंद अग्रवाल साहब, आपसे एक बात मैं जानना चाहूंगा, जो ये एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज की बात हो रही है कि जहां भी बेनिफिट मिला
वो पास ऑन हुआ कि नहीं हुआ, और अगर कोई शिकायत हुई तो उसकी पड़ताल के लिए अब एक कमेटी बना दी गई है। ये एक सारे इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बड़ा कंटेंशियस इशू है। उनका कहना है कि अगर फायदा होगा तो हम पास ऑन करेंगे ही, सरकार इस पर इतनी कड़ाई ना बरते। क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं इसको बिल्कुल भी एंटी इंडस्ट्री नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी जो कंप्लायंस है, एंड मैं राकेश बियानी जी के बात से बहुत सहमत हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंप्लायंस एट अ ग्रेटर लेवल हर आदमी को करना चाहिए। एंड जब तक आप कंप्लायंस को एनफोर्स नहीं करेंगे तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं आ पाएगी। हो सकता है कुछ दिन के लिए कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आई थिंक ये जो क्लॉज है और ये जो कमेटी जो काम करेगी, अगर अपने दायरे में रह के और सही तरीके से इसको एनफोर्स करा जाए तो इट विल बी फॉर द लार्जर गुड। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है कि कितना आसान होगा ये कैलकुलेशन। अभिषेक, क्या लगता है आपको कि ये कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो एनफोर्समेंट एजेंसीज की ओर से और हरेसमेंट ज्यादा बढ़े? डर दरअसल लोगों को ये है, किसी को प्रॉफिट शेयरिंग का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हरेसमेंट ना हो। ये देखिए, बड़े बिजनेसेस ने ऑलरेडी एक एनालिसिस कर लिया है। सो एंटी प्रॉफिटेरिंग का उद्देश्य क्या है? एंटी प्रॉफिटेरिंग का उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में बिकॉज कंप्लायंसेस बढ़ेंगे, गवर्नमेंट चाहती है कि रिडक्शन ऑफ टैक्सेस का बेनिफिट अल्टीमेट कंज्यूमर को जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंटी प्रॉफिटेरिंग की आउटपुट टैक्स पर नहीं आने वाली है। जो इंपैक्ट पूरा आएगा वो इनपुट्स की कॉस्ट से ज्यादा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजन में क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि जो आपका आउटपुट पे टैक्स रेट कम हो रहा है उतना तो आप बेनिफिट पास करिए, मगर एट द सेम टाइम जो आपका इनपुट्स का क्रेडिट पूल में चेन टैक्स क्रेडिट बढ़ रहा है, आप उसको भी एडजस्टमेंट के बाद देखिए कि आपने नेट इफेक्टिव टैक्सेस कितने दिए। तो आप ये कहें कि किसी चेन में अगर 2, 3, 4 सप्लायर्स हैं और फिर फाइनली रिटेलर के हाथ में आ रहा है तो रिटेलर को तो बड़ा मार्जिन मिल रहा है, बड़ा मार्जिन। सो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो टैक्स कैस्केडिंग जिनसे होती है, मगर वो अब सारे क्रेडिट पूल में आएंगे। सो मुझे आउटपुट की तरफ पर इंपैक्ट असेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, मगर थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम बिजनेसेस को कहां पर आएगी जस्टिफाई करने के लिए कि टोटल नेट टैक्स उनका कितना बड़ा। मगर एट द सेम टाइम अगर कोई चीज इफेक्टिव टैक्स रेट आज की डेट में लेट्स से 15% है और उसका टैक्स रेट थोड़ा सा कम होता है, तो एटलीस्ट 2-3% का या जितना भी थोड़ा इफेक्टिव प्राइस में कम करेगा कोई बिजनेस, तो उनको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मगर ये अगर इसका भी कम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसका कायदा क्या है, नियम क्या है? किसी भी व्यापारी को क्या ध्यान में रखना है कि उसकी मार्जिन उतनी रहे या उसका टैक्स का नेट पेमेंट उतना ही रहे? क्या देखेगी सरकार? दोनों तरफ से देखना है। आउटपुट टैक्स जो सारे हर प्रोडक्ट पर, सप्लाई ऑफ गुड्स पर या सर्विसेज पर आउटपुट टैक्स रेट है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, और आपका इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट कितना बड़ा। सो अगर किसी प्रोडक्ट पर आज की डेट पर टैक्स रेट है लेट्स से 15% और वो टैक्स रेट 15% से 12% हो जाता है, तो डेफिनेटली 3% का तो रिडक्शन कॉस्ट में करना ही है, प्राइस में टू द कस्टमर। बट अगर इफेक्टिव टैक्स रेट ऑन द प्रोक्योरमेंट साइड, जो कि टैक्स कैस्केडिंग था, जो कि कॉमन चेन में नहीं आता था, अब वो कॉमन चेन में अगर आता है तो उसका बेनिफिट भी कंज्यूमर को जाना चाहिए, ये प्रोविजंस कहते हैं। ओके, तो आपने जितना क्रेडिट क्लेम किया, हाँ जी, वो एक खास चीज है जिसपे टैक्स अथॉरिटीज की नजर होगी कि आप कितना टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं और वो फायदा आप पास ऑन करते हैं कि नहीं। राहुल जी, आपको क्या लगता है, चूंकि आप जैसे पहले कह रहे थे कि जहां पे ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड या छोटे प्लेयर हैं उनके लिए ये मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा होगा, क्या लगता है आपको? उनके लिए थोड़ा सा पेचीदा होगा, लेकिन एज अ टोटल इंडस्ट्री जो राकेश बियानी ने जो कहा, मैं उसे 100% सहमत हूँ कि जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो मिलेगा ये जीएसटी के हिसाब से, कि जितने आज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है उस काफ़ी लोग उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। तो इवन एज अ जैसे अभिषेक जो बता रहा था, आप कहना चाहते हैं कि नॉन कंप्लायंट है वो कंप्लायंट हो जाएंगे, जो टैक्स नहीं देते वो भरने लगे। और उसके हिसाब से जो आज हमको कोई भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था वो एज अ मैन्युफैक्चरर एंड एज अ रिटेलर अब मिलने लगेगा, तो वो हिसाब से डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा होगा। ओके, तो यहाँ से आपको लगता है कि ओवरऑल क्रेडिट मिलेगा और उस पर आप अगर दाम घटा पाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं घटाएंगे तो सरकार यहाँ पर खास तौर पर नजर रखेगी। आदित्य पेठे जी, ये बताइए कि आपके जो
टोटल कैलकुलेशन है। कुछ ज्वेलर्स से हमारी जो बात हुई उनका ये कहना है कि उन्हें लगता है कि टैक्स का बर्डन घटेगा और थोड़े दाम कम होंगे। क्या आपको भी लगता है कि ज्वेलरी कुछ सस्ती होगी? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज टैक्स इंसिडेंट एक्चुअली थोड़ा सा बोल के 0.5% है, लेकिन 0.5% इंक्रीज होएगा। मेरे को नहीं लगता है कि दाम ज़्यादा कुछ घटेंगे, लेकिन से जो गोल्ड ज्वेलरी का मेन प्राइस जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइजेज ऑफ द गोल्ड। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड इज अ कमोडिटी। अभी लास्ट 1 ईयर में ऑलमोस्ट 1000, देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द गोल्ड प्राइस ऑफ 1000 रुपीज। तो 5 to 7% फ्लक्चुएशन, मतलब ऑलमोस्ट इन अ ईयर 28,000 से लेके 31,000 तक रेट घूमता है। तो वही ज़्यादा प्राइस को इफेक्ट करता है। ये 0.5% से गोल्ड प्राइस अगर कम होता है तो डेफिनेटली द प्राइस ऑफ ज्वेलरी विल कम डाउन, बट ये 0.5% से मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होएगा कि जैसे इधर पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि ज्वेलरी इज अ वेरी स्टिल लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर देयर, दे विल ऑल मूव टू द टू द ऑर्गेनाइज रिटेल। वो सबसे बड़ा फायदा होएगा, क्योंकि टैक्स रेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता था, जैसे 5% सजेस्ट हुआ था पहले, तो बहुत दिक्कत होती। फिर देन देयर इज अ क्लियर कट डिवाइड बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स, सो दिस इज अ वेरी गुड। मेरे को लगता है कि जो भी अभी छोटे छोटे दुकानदार है जिनका बहुत छोटा, मतलब 200-300 स्क्वायर फीट के, उनके लिए इंसेंटिव क्या है यहाँ पे आदित्य जी? स्पेशली रूरल एरिया में कम रेट पे उनको कौन सा क्रेडिट वो क्लेम कर पाएंगे अगर वो टैक्स भरना शुरू करें? वो जो टैक्स बचा रहे हैं वो तो ओवरऑल उनके इनकम टैक्स, उनका पूरा प्रॉफिट है जो बचा रहे हैं। नहीं, वो बराबर है, लेकिन अगर इफ़ यू कम टू द लीगल सिस्टम, यू हैव बेटर मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। अभी गोल्ड लोन जैसे तरह तरह के बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, यू कैन अवेल ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़ ना। अभी जो कैश में पूरा का पूरा धंधा कर रहे हैं उनको देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अगेंस्ट। हाँ, आप थोड़ा टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेन फाइनेंसिंग, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, राइट। तो इस ये सब चीज़ें का लाभ वो लोग भी उठा सकते हैं जो बड़ी चेन्स को अभी फायदा उसका मिल रहा है। जैसे वन ऑफ द मेजर प्रॉफिट इज द गोल्ड लोन। सी इफ यू अवेल फ्रॉम गोल्ड लोन फ्रॉम बैंक्स, उसके लिए का आपकी बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए। यू रिक्वायर वाइड कैपिटल, बराबर है ना। बिकॉज गोल्ड में मेन प्रॉब्लम क्या है, देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ मार्जिन्स एंड सेकंड द कमोडिटी फ्लक्चुएशन, राइट। अभी द गोल्ड प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग, सो आप पूरा आप कह रहे हैं कि गोल्ड सस्ता हो तभी असर पड़ेगा, ये ड्यूटी से बहुत असर नहीं पड़ता जीएसटी के रेट। लेकिन चलिए, उम्मीद से कम थोड़े कम रहे, कंजर्वेटिव साइड में रहे, ये अच्छी खबर है इस सेक्टर के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। जीएसटी को लेकर अब करीब करीब सारे रेट, सारी क्लैरिटी हमारे सामने है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या असर होगा आपकी जेब पर, क्या असर होगा महंगाई पर, क्या असर होगा आपके निवेश पर। शर्मा जी, अब तक जो हमारी बात हुई है उसको देखते हुए अभी कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ने का जो जीएसटी से रिलेटेड एक डर था, और चूंकि बाजार के लिए बहुत बुरी खबर होती है, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की बात आप भी सुन रहे हैं, दाम कई जगह घटेंगे भी, ये उम्मीद है, और खास बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और खासकर मेरे ख्याल से ये जो सरकार ने जो ये नियम निकाला है कि ज़्यादा प्रॉफिटिंग न करें, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है कि जिसकी वजह से ये अंकुश में रहेंगे। और ऊपर से इन्वेस्टर्स के लिए अगर कोई कंपनी भाव भी घटाती है तो इन्वेस्टर्स के लिए वो इस तरह से भी अच्छा है कि उसका मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ सकता है। तो मेरे ख्याल से बिस्किट जैसे शेयर सेगमेंट में आईटीसी और ब्रिटानिया शायद अच्छा परफॉर्म कर सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर। और अन्यथा जो मार्केट्स को जो चीज़ अच्छी लगेगी कि एक बड़ी चीज़ जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स सिस्टम से बाहर जा ही नहीं सकता, इस तरह का सिस्टम आ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जो शंकाएं सोच रहे हैं कि ये कैसे लागू होगा, नहीं होगा, और सब चिंताएं कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद में उतने टैक्स की भी आवश्यकता नहीं रहेगी जितनी। तो आगे चलते हुए अगर ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आगे और टैक्स घटाने की जगह भी बन सकती है। तो वो मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन बहुत आवश्यक है। और इन्वेस्ट मार्केट इसको बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि से देखेगा प्रदीप। और हम 7,800 का लेवल शायद जल्दी ही कल ही शायद देख लें। बिल्कुल। इनफैक्ट जो सारे वित्त मंत्रियों की कमेटी है, जीएसटी काउंसिल है, उसमें एक ही अर्थशास्त्री हैं
मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर हसीब द्राबू जो जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री हैं, और वो हमेशा हर चीज़ पे बड़ा सिंपल सा व्यू देते हैं, पर जाहिर है कि उनके पास भी एक ही वोट है पूरी काउंसिल के अंदर। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इवेंचुअली तो रेट घटेंगे, टैक्स कम होगा, इवेंचुअल जो टारगेट है सरकार का जब से जीएसटी पे बात शुरू हुई है कि एक ही रेट होना चाहिए, और इतने 4-5 रेट जो फिलहाल चल रहे हैं वो तो थोड़े ज़्यादा हैं, पर उसके पीछे सरकार की चिंता यह है कि उनकी आमदनी कम ना हो जाए। और शर्मा जी, ये बाजार के लिए चिंता की बात तब होती है अगर रेवेन्यू कलेक्शन दरअसल घटता है, क्योंकि उस स्थिति में सरकार का घाटा बढ़ेगा। तो अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज ये आपसे कहें कि हमें तो लगता है कि दाम बढ़ेंगे नहीं पर घटने की उम्मीद है, तो सरकार को भी नेट फिर ये टैक्स उतना मिलना तो चाहिए ताकि उनका घाटा ना बढ़े, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा चीज है जिसको देखकर जैसे बढ़ते हुए देखते हैं तो एफआईआईज, रेटिंग एजेंसीज ये सब लाल झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। प्रदीप, सबसे अच्छी बात क्या होगी हमारे भारतीय जैसे ऐसी इकोनॉमी के लिए, अगर किन्हीं कारण से अगर हमारी टैक्स कंप्लायंस बढ़ती है और उस टैक्स कंप्लायंस में, और हो सकता है डिमांड इस तरह से इस दौर से गुजरेंगे जहां पे थोड़ा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाए, सरकार को अगर अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ाना भी पड़े एक बार के लिए तो बढ़ाइए, लेकिन जो एक टैक्स कंप्लायंस का जो डिसिप्लिन शुरू हो गया है वो तो इकोनॉमी को तो देर सवेर तो उठना ही है ऊपर। और वहां पे जब आपका जिस तरह का हमारा डेमोग्राफिक्स है, जिस तरह के हमारे पास अभी आगे हमने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ करना बाकी है, तो वहां पे ये सोच पा रहा है कि रेवेन्यू नीचे गिरेंगे, मैं नहीं समझता कि रेवेन्यू हमारे नीचे गिरेंगे। इनफैक्ट ये तो बढ़ेंगे। एक बार आपको सबको अंदर कंप्लायंस में ले आइए और फिर देखिए, तो मेरे ख्याल से जो दिक्कतें आएंगी वो थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आ सकती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेके, वो भी सरकार को दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। जॉब लॉसेस हो सकते हैं, क्या ये डर है राहुल जी कि कुछ लोग कोप अप ही ना कर पाए? पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। एज एन इंडस्ट्री हम लोग हमेशा जीएसटी को प्रोत्साहन देते आए हैं, और मेरे हिसाब से तो वी वेलकम जीएसटी। स्वाभाविक है नहीं, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो आनंद अग्रवाल जी, आपको क्या अंदाजा है, क्या कुछ प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं अनऑर्गेनाइज छोटे खिलाड़ी जिनके लिए काफी मुश्किल हो जाए, जहां पे कुछ रोजगार दरअसल कम हो, नौकरियां जाएं, कंपनियां बंद हो? जी नहीं, मेरे को लगता है कि जो एक छोटे लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कंप्लाई करना शुरू में हो सकता है थोड़ा दिक्कत का काम हो, लेकिन मेरे को अपने साथियों के सब पे बहुत भरोसा है कि वी हैव ऑलवेज बीन, हम लोग एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, वी हैव ऑलवेज बीन वेरी एंटरप्रेन्योरल एंड वी हैव ऑलवेज, हम हमेशा कोई भी नए चैलेंज को बहुत ही समझबूझ से और बहुत ही जिम्मेदारी से हम उसको संभाल पाते हैं। तो हो सकता है एक ट्रांजिट फेज हो 3-4 महीने का, 5 महीने का, जिसमें कि थोड़े रूल समझने में और कंप्लायंसेस करने में लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन मेरा मानना है कि बिकॉज जीएसटी इज नॉट देयर ओनली फॉर 6 months, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, इट इज गोइंग टू बी द रूल ऑफ द लैंड। एंड मेरे को लगता है कि जो भी बिजनेसमैन हैं और जो भी छोटे बड़े ये अग्रवाल साहब, हम लोग थोड़ा यूफेमिस्टिकली कहते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बढ़ेगा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये तो कहना चाहते हैं कि ऐसी फर्म, ऐसे छोटे दुकानें, ऐसे छोटा व्यापारी जिसका कारोबार अपने आप में वायबल नहीं है पर उसका मुनाफा सिर्फ उतना ही है जितना कि वो टैक्स बचा पा रहा है, सरकार को लगता है कि ये टैक्स की चोरी है। जब आप उसको बंद करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे, तो कुछ नुकसान, कुछ तो जॉब लॉसेस होंगे। ये तो खैर पूरी तरह से आशंका रहती है। लेकिन वक्त थोड़ा कम है राहुल जी, क्या कुछ अभी भी सवाल आप देख रहे हैं, कुछ अनसुलझे प्रश्न, कुछ दिक्कतें? उसके पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दूंगा। जो आपने एक कमेंट किया था कि ब्रांडेड गारमेंट्स महंगे होंगे और अनब्रांडेड सस्ते होंगे, गारमेंट्स पे गवर्नमेंट ने कोई ब्रांड या अनब्रांड के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं किया है। सिर्फ वो फूड प्रोडक्ट्स पे मेरे ख्याल में ज्यादा होगा, यानी सिर्फ एक प्लास्टिक के पैक में बंद भुजिया है, सही तो वो अनब्रांडेड है, लेकिन उसके ऊपर अगर एक मोहर लगी हुई है ब्रांड की तो ओके, बिकॉज ऑल गारमेंट्स आर ब्रांडेड एज पर डेफिनेशन। एक और मुझे फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा कि ये जो 1000 रुपये का जो प्राइस लेवल जो तय किया है वो एमआरपी पे रेफरेंस है या एक्चुअल सेलिंग प्राइस, क्योंकि अभी तक जो एक्साइज जो था दैट वाज ऑन एमआरपी, जीएसटी जो है वो इट इज ऑन ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
सो मेरे हिसाब से आज अगर एमआरपी जो 1200 या 1500 रुपया भी है, अगर आप डिस्काउंट देके उसको 1000 रुपये के नीचे आप लाते हो तो शायद 5% यानी जब सेल का सीजन हो, सेल का सीजन हो तो और भी सस्ता हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है। एक आखिरी सवाल, हालांकि वक्त कम हो चुका है, लेकिन अभिषेक आप कह रहे थे इन्वेस्टर की जो हमने बात की, गोल्ड इन्वेस्टर के लिए भी यहाँ पे कुछ फाइन प्रिंट्स हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 3% जीएसटी ऑन गोल्ड। अब अगर एक इन्वेस्टर है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेता है, और दूसरा इन्वेस्टर है जो कि डीमैट फॉर्म में गोल्ड लेता है, तो दोनों पर रेट का डिफरेंस होगा, बिकॉज अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि डीमैट फॉर्म में जो ट्रांसफर होगा गोल्ड उस पर भी क्या 3% लगेगा। ये फिजिकल गोल्ड की यहां पर बात हो रही है 3%, और वो कंट्री और देश के लिए अच्छा है, क्योंकि आज जब हम इंपोर्ट करते हैं हम बहुत सारी कस्टम्स ड्यूटी एक्सेट्रा पे करते हैं और हमारा बहुत ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज होता है गोल्ड को इंपोर्ट करने में। तो अगर उस फॉर्म के गोल्ड पर जो केवल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है हम 3% रेट लगाते हैं, तो वो इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा। बिल्कुल, तो इसके साथ ही चूंकि वहां पर आपको जब आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उस लिहाज से ये मार्जिन थोड़ी बढ़ जाती है। यानी गोल्ड बॉन्ड जो है सरकार के फिजिकल गोल्ड के मुकाबले थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं जीएसटी की वजह से। वक्त है इजाजत लेने का। आप सभी मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अच्छी खबर जीएसटी की, इससे ज्यादातर इंडस्ट्रीज खुश हैं, हम ये मानेंगे, ज्यादातर चिंताएं दूर हुई हैं और काफी सारी चीजें सस्ती हो सकती हैं उपभोक्ताओं के लिए। ये भी अच्छी खबर, बाजार तो खुश होगा ही। नमस्कार।